हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4 का एक नया टॉपिक जो कि है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है और ये 9 चैप्टर से रिलेट करता है। तो देखिए केपलर्स जो हुए हैं हमारे जर्मन एस्ट्रोनॉमर हुए हैं। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से 3 लॉ दिए अर्थ किसके बीच में दिए, प्लैनेट्स और सन के बीच में। यानी कि प्लैनेट्स जो है हमें पता है कि वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन की। उन ऑब्जर्वेशन को हम बोलते हैं कि वो क्या है, हमारे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है। तो देखिए सबसे पहला लॉ उन्होंने ये दिया कि ईच प्लैनेट डिस्क्राइब्स एन एलिप्स हैविंग द सन एज इट्स फोकस। कि कोई भी प्लेनेट जो है जब वो सूरज के चारों ओर, सन के चारों ओर घूमता है तो जो वो पाथ ट्रेस करता है वो पाथ हमारा क्या होता है, एलिप्स होता है। यानी कि अगर इसे हम सन सपोज करें और कोई प्लेनेट अगर वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो वो अंडाकार शेप में लगाएगा, जिसे हम मैथमेटिकली क्या बोलते हैं कि वो हमारा क्या है, एलिप्स है। तो एलिप्टिक पाथ जो है वो डिस्क्राइब करता है कोई भी प्लैनेट व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड दी सन। तो ये हमारा पहला लॉ है। दूसरा लॉ देखिए, दूसरा लॉ मैंने यहां लिखा है, थर्ड इधर लिखा है। वो अभी इसका पर्पज है, मैंने इधर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे प्रूफ भी करवाना है, टाइम बचाने के लिए मैंने इसको इधर लिख लिया। तो देखिए दूसरा हमारा जो लॉ है वो है द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू ए प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम। तो जो रेडियस वेक्टर ड्रॉ होंगे सन से प्लैनेट के ऊपर वो स्वीप करते हैं इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम में। व्हाट डज इट मीन टू से? तो इस बात का क्या मतलब है आप देखिए, मैं यही समझा देता हूं। जैसे ये हमारा एलिप्स बना तो उसको कहने का मीन्स ये है कि अगर मैं ये सन से इसके ऊपर रेडियस वेक्टर ड्रॉ करूं यहां पर, और टी टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी, जो हमारे प्लेनेट की पोजीशन है वो ये हो जाती है, यहां हो जाती है। तो यहां से फिर मैं दोबारा रेडियस वेक्टर ड्रॉ करूंगा यहां पर इस प्लेनेट के ऊपर। अब नेक्स्ट टी टाइम में जितना टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में लगा उतने ही टाइम बाद, सपोज करो हम यहां से यहां पहुंचते हैं, ये भी टी टाइम बाद, और आफ्टर टी टाइम बाद मैं यहां पहुंचा तो यहां से मैंने रेडियस वेक्टर यहां ड्रॉ किया। उसके बाद आफ्टर टी टाइम के बाद मैं यहां से यहां पहुंचा, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में जहां पर हमारा प्लेनेट पहुंच रहा है और मैं रेडियस वेक्टर ड्रा कर रहा हूं। इसी तरीके से मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा। तो जो ये एरिया बन रहे हैं, जो ये एरिया बनेंगे, जो ये एरिया आएंगे, जो ये आपके क्या बन रहे हैं, इन्हें हम बोलेंगे जितने भी ये हमारी फिगर्स बन रही है, आप ये कह लीजिए सिंपल सी लैंग्वेज में, जो ये फिगर्स बन रही है, जो इनका एरिया होगा, इन पोर्शंस का एरिया होगा, ये पोर्शंस बन रहे हैं हमारे, इन पोर्शंस का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ये हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन थी जो हमें केपलर ने दी थी। थर्ड देखिए, थर्ड जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो क्या थी केपलर की, द स्क्वायर ऑफ द पीरियोडिक टाइम्स, the square of the periodic time of the various planets। मैं periodic time को डिनोट कर देता हूं T से। किसका periodic time है ये, planets का। are proportional to the cubes of the major axis of their orbit। अब देखिए यहां पर इसका क्या मीन्स हुआ, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें इस लाइन की, तो मैं समझा चुका हूं आपको कि क्या मीनिंग था दूसरे लॉ का। थर्ड लॉ पे आ जाइए। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा जो एलिप्स बनेगा, जब भी कोई भी प्लेनेट रिवॉल्व करेगा अराउंड दी सन तो हमारा क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। और एलिप्स में आपको पता है, मैं यहां दोबारा से अगर ट्रेस करूं, ये मेरा एलिप्स है, तो ये इसका फोकस है। तो ये जो लाइन है, ये हमारी लाइन, इसको मैं कह देता हूं ए से बी तक, ये क्या कहलाती है, मेजर एक्सिस कहलाती है। और ये हमारी, इसे मैं कह देता हूं सी डी, ये फोकस यहां ना लेकर इसे कहेंगे। तो ये जो सी डी है ये माइनर एक्सिस है और ए बी जो है हमारी मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस की लेंथ मैं मान लेता हूं कितनी है, 2a है, 2a है। ये हमारी मेजर एक्सिस की लेंथ अगर 2a है तो वो ये कह रहा है कि जो पीरियोडिक टाइम का जो स्क्वायर होगा वो प्रोपोर्शनल होता है किसके,
जो मेजर एक्सिस है उसकी क्यूब के, यानी कि 2a की क्यूब के ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा हमेशा। यानी कि जो हमारा जो प्लेनेट है वो रिवॉल्व कर रहा है राउंड दी सन, सन इसे ये एक सन का काम करेगा फोकस, और जो हमारा सन जो प्लेनेट एक राउंड लेने में जो टाइम लेगा उसे बोलते हैं वो क्या है, हमारा पीरियोडिक टाइम है। तो उस टाइम का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो हमारा एलिप्टिक पाथ ट्रेस हुआ है उसकी जो मेजर एक्सिस की लेंथ है उसके क्यूब के। तो ये हमारा थर्ड लॉ है किसका, केपलर्स का। तो हमारे 3 लॉ दिए थे केपलर ने, दीज आर नोन एज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उसके अलावा देखिए अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने भी अपना लॉ दिया था। न्यूटन्स का लॉ क्या बोलता है कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद ए फोर्स varying directly as the product of their masses and inversely as the square of distance between them। कि कोई भी पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सपोज करो कि ये मेरा एक पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल, ये मेरा सेकंड पार्टिकल है। इस पार्टिकल का जो मास है वो m1 है और इस पार्टिकल का जो मास है वो m2 है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। तो जब ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो जो इनके बीच में फोर्स लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ये दिया हुआ है कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद ए फोर्स। किस फोर्स के साथ जब ये दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वेरिंग डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एक तो इनकी प्रोडक्ट लेनी है इनके मासेस की, इनके मासेस देखिए, पहले का मास मैंने m1 लिया और दूसरे का मास मैंने क्या लिया, m2 लिया। ये m1 और ये मैंने m2 लिया, और अपॉन में कहा है एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो मैंने कितना लिया है, r, इसके स्क्वायर के, इनके स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया, इनवर्सली का मतलब है हमें डेनोमिनेटर में लेना है। तो यहां पर ये क्या हो गया, हमारा r स्क्वायर हो गया। अब देखिए अगर मैं इनवर्स का साइन यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर मैं हटाता हूं तो इक्वल टू का साइन लगाया जाता है, तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है जिसे मैं कह देता हूं g, विच इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये कांस्टेंट लिया है मैंने ग्रेविटेशन का। अब देखिए ये सब तीनों कांस्टेंट है, तो इसको मैं लिख सकता हूं म्यू बाई में r स्क्वायर, म्यू बाई में r स्क्वायर। तो क्योंकि g जहां पे म्यू मैंने किसको लिया है, g इंटू m1 इंटू m2, m1 फिक्स है, m2 फिक्स है, g फिक्स है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे फिक्स कांस्टेंट आएगा, तो वो मैंने म्यू लिया और अपॉन में r का स्क्वायर। तो ये सब ये हमारा क्या है, न्यूटन्स का लॉ है ग्रेविटेशन का। तो अब देखिए ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है, देखिए वो क्या है। अब देखिए हमारा जो पहला आपका एग्जाम के व्यू पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि वो क्या है कि टू एस्टेब्लिश द इक्विवेलेंस बिटवीन केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो ये कहना चाह रहा है कि हमें इन दोनों के बीच में जो केपलर्स ने 3 लॉ दिए और जो न्यूटन ने अपना लॉ दिया ग्रेविटेशन का, इनके बीच में सिमिलरिटी है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। यानी कि ये एक दोनों बातों, यानी कि दोनों को कहने का, यानी दोनों बातों का मतलब एक ही निकल रहा है। यानी कि केपलर्स लॉ से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ड्राइव हो जाता है और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन डिराइव हो जाते हैं, ये कहने का मीन्स है। तो हम सबसे पहले देखिए अब जब इस आर्टिकल को करेंगे, यानी कि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स गुड, कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
होल्ड करता है अच्छी तरह से। तो हमें इससे ड्राइव करके दिखाने हैं ये तीनों की तीन जो हमारे लाज हैं केपलर्स ने दिए थे, ये हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। अब सबसे पहले मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखिए पहला मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा। पहली ये बात हमें प्रूव करनी है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की। देखिए अब बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू बाय आर स्क्वायर के। ये देखिए मैंने आपको प्रूव करवाया था यहां पर। तो अब यहां से लेके यहां से मैं ये चीज आपको डिराइव करके दिखाऊंगा। अब देखिए इसमें 9th चैप्टर का यूज होगा। वी नो दैट d2u ओवर d थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू एफ एच स्क्वायर यू स्क्वायर। यहां पर आप क्या करेंगे, सन को एज ए फोकस लेंगे, प्लेनेट की पोजीशन ये ले ली हमने किसी टाइम पर, इसे हमने कहा ये हमारा थीटा एंगल है, ये रेडियस वेक्टर आर है, ये हमारी प्लेनेट की पोजीशन है और ये हमारी सन की पोजीशन है। आपको देखने से भी लग रहा है कि हमने 9th चैप्टर में ऐसा ही किया था। तो लेकिन अब सन और प्लेनेट कहना है उन्हीं चीजों को, वहां पर हम पार्टिकल कह देते थे, पार्टिकल की पोजीशन है, और ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ फोर्स है। जो सेंटर ऑफ फोर्स है यहाँ सन है, और जो प्लेनेट है वो क्या है, हमारा पार्टिकल की पोजीशन है एट एनी टाइम टी। तो इस रिलेशन से, तो ये रिलेशन हम प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि इस केस में ये रिलेशन होल्ड करता है। गुड। तो यहां से आप देखिए दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू एफ कितना है आपका, म्यू, और 1/r इक्वल होता है यू के, यानी कि यू स्क्वायर बाय में एच स्क्वायर यू स्क्वायर। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसल, यानी यू विल हैव d2u ओवर d थीटा स्क्वायर प्लस u माइनस म्यू बाय में एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस क्वांटिटी को मैं इधर ले गया। अब देखिए d2 ओवर में d थीटा की स्क्वायर, ये u लिखा हुआ है, इसके साथ में मैं म्यू बाई एच स्क्वायर माइनस कर देता हूं, क्योंकि देखिए कांस्टेंट का अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो वो 0 हो जाना है, तो ऐसा मैं कर सकता हूं। प्लस में म्यू u माइनस म्यू बाई एच स्क्वायर। अब हमें कौन सी क्वांटिटी माइनस करनी है वो आपको अपने आप ही समझ जाएंगे। मैं इसको इसके जैसा बनाना चाह रहा था, यानी कि यहां पर इसके जैसा बनाना चाह रहा था ताकि ये इक्वेशन बन सके और सोल्व हो सके। अब इस क्वांटिटी को मैं सपोज कर लेता हूं, ये मेरी क्या है, लेट म्यू u माइनस म्यू बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू x। इसको मैंने x ट्रीट किया तो ये बनेगा आपका d2x ओवर में d थीटा की स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0। एक्सिलरी इक्वेशन बनेगी d स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से आपका आएगा d इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, और इस केस में आपकी जो x है, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, c1 कोस थीटा माइनस c2। ये हमारा x का सोल्यूशन होगा। और x क्या है आपका, x आपका है u माइनस म्यू बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू c1 कोस थीटा माइनस c2। अब यहां पर देखिए u किसके इक्वल है, 1/r के, तो मैं यहां 1/r लिख देता हूं और डिवाइड करता हूं ईच टर्म को बाय म्यू बाय एच स्क्वायर। म्यू बाय एच स्क्वायर करूंगा तो ये क्या बनेगा, एच स्क्वायर बाय म्यू आर, और यहां पर आपका आएगा 1, और यहां आपका आएगा एच स्क्वायर बाय में म्यू c1 कोस थीटा माइनस c2। हमने क्या किया है, डिवाइड किया है ईच टर्म को बाय म्यू बाय एच स्क्वायर से, ये मैंने यहां पर लिख दिया। तो अब देखिए विच इज ऑफ द फॉर्म, ये आपकी जो फॉर्म बनी है, इस अगर -1 को मैं इधर ले जाऊं तो ये आपका बनेगा एच स्क्वायर म्यू बाय में आर इक्वल टू 1 प्लस एच स्क्वायर c1 बाय में म्यू और कोस थीटा माइनस c2 विच इज ऑफ द फॉर्म। ये जो फॉर्म बन रही है आपकी, जो ये इक्विवेलेंट है किसके है, दिस इज इक्वल टू L बाय आर इक्वल टू 1 प्लस आर कोस थीटा के इक्वल है आपकी ये क्वांटिटी। ये देखिए यहां पर जो ये क्वांटिटी आई है आपकी, ये किस फॉर्म की आई है, L बाय आर 1 प्लस
ई कोस थीटा की, सॉरी, जहां पर एसेंट्रिसिटी जो है हमारी वो कितनी बनी, एसेंट्रिसिटी आपकी बनी है ये आपकी ई का काम कर रही है, और जो ये क्वांटिटी है आपकी ये क्या है, एल का काम कर रही है। यानी कहने का मीन्स ये हुआ कि ये जो हमारा है एक कोनिक सेक्शन बन रहा है। अब लेकिन हमें ये पता है कि इस केस में जो कोनिक सेक्शन बनता है वो क्लोज्ड बनता है, ये भी आपको पता है। यहां से जो कोनिक सेक्शन बनेगा वो क्लोज्ड बनेगा, और जो क्लोज्ड कोनिक सेक्शन होता है वो सिर्फ एलिप्स ही हो सकता है। तो इट मींस ये हुआ कि जो यहां से सन और प्लेनेट का केस लेकर जो हमने कर्व बनाई है वो हमारी एलिप्स है। और इसी के साथ ये प्रूव हो जाता है कि ईच प्लेनेट डिस्क्राइब्स एन एलिप्स हैविंग द सन एज इट्स फोकस। यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि कोई भी प्लेनेट हो वो एलिप्स को फॉर्म करेगा, एलिप्टिक पाथ में मूव करेगा, किसके अराउंड, सन के अराउंड। तो ये हमें पहला केस प्रूव करना था। अब देखिए सेकंड के लिए, अब आपको पता है कि इस केस में एफ म्यू बाई आर स्क्वायर के केस में, सेंट्रल ऑर्बिट के केस में जो सेक्टोरियल एरिया होता है वो फिक्स होता है, दैट इज गिवन बाय h/2। तो आप यहां पर सीधा डायरेक्ट लिखेंगे, वी नो दैट इन केस ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट्स द सेक्टोरियल एरिया इज फिक्स्ड, दैट इज h/2। यानी कि ये जो एरिया होता है, जो सेक्टोरियल एरिया होता है, जो सेक्टर्स बनेंगे, जो मैंने अभी समझाया था आपको, वो सेंट्रल ऑर्बिट्स के केस में भी सेम बनते हैं, यानी सेम एरिया के बनते हैं। यहाँ पे यही तो कहा सेक्टोरियल एरिया फिक्स होता है, यानी कोई भी सेक्टर बनेगा उसका एरिया फिक्स होगा, और ये ला भी यही कहता है। तो आप ये कह सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज द केपलर्स सेकंड लॉ होल्ड्स गुड। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड लॉ है वो होल्ड करता है बहुत अच्छी तरीके से। ये केस और ये केस दोनों सेम है। ये केस हमें इससे मिलता है सेंट्रल ऑर्बिट से। सेंट्रल ऑर्बिट किसके ऊपर डिपेंड है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर डिपेंड है। और ये बात और ये बात दोनों की दोनों सेम है, सिर्फ एक ही लाइन में आपको ये आंसर देना है। इसलिए मैंने यहां लिखा था भाई, ताकि मुझे स्पेस भी मिल जाए, और थर्ड मैंने यहां लिखा था। अब देखिए थर्ड लॉ हम प्रूव करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ये बात हमें प्रूव कर दिखानी है। केपलर्स थर्ड लॉ हमें ड्राइव करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके ऊपर होल्ड करता है गुड, सेंट्रल ऑर्बिट्स के ऊपर। अब आप यहां डायरेक्ट लिखेंगे, एज वी नो दैट in case of central orbits the periodic time is given by t is equal to 2 pi ab by में h होता है। ये मैंने आपको डिराइव भी करवाया था 9th चैप्टर में, और बताया था कि हमारा जो पीरियोडिक टाइम होता है वो ये होता है जब पार्टिकल यानी कि एक पूरा राउंड लेता है तो उसको इतना टाइम लगता है। और जहां पर h किसके इक्वल था, रूट म्यू एल के। ये भी आपने वहां डिराइव किया था क्वेश्चंस के अंदर। आप दोबारा देख सकते हैं वहां की वीडियो, और जानकारी के लिए दोबारा से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर मैं दोबारा प्रूव नहीं करवाऊंगा क्योंकि इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर t किसके इक्वल होगा, 2 पाई ए बी बाई में रूट म्यू एल के। और देखिए l किस चीज को डिनोट कर रहा है, l आपका डिनोट करता है किसको, लेटस रेक्टम को, एलिप्स की, जो कि कितनी होती है, बी स्क्वायर बाई ए होती है। यहां पर ये बनेगा 2 पाई ए, ये ऊपर जाएगा तो ये रूट ए बनेगा, और नीचे आपके पास रूट म्यू बी आ जाएगा। यहाँ पे भी बी है, अब इस बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा 2 पाई ए की पावर 3/2 और रूट म्यू। ये आपका टी आया है। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पर क्या आएगा, देखिए टी स्क्वेयर आपका आएगा 4 पाई स्क्वेयर और ए की क्यूब, और अपोन में
रूट म्यू, ये आपका बनेगा। अब देखिए यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं, मैं अब क्या कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर आपका बन जाएगा 8 और यहां आ जाएगा 2 म्यू। ये ऐसा क्यों लिखा, अब ये बनेगा आपका पाई स्क्वायर 2 म्यू और 8a क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, 2a की क्यूब लिख सकता हूं। यानी कि अब यहां से आपका जो टी स्क्वायर आया है वो किसके इक्वल आया है, पाई स्क्वायर बाई में 2 म्यू और 2a क्यूब के इक्वल आया है। यानी कि टी स्क्वायर जो आया है वो प्रोपोर्शनल आया है किसके, 2a क्यूब के। यानी कि पीरियोडिक टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। तो यानी कि हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये तीनों लॉ प्रूव करके दिखाए हैं। अब इसी थ्योरम के अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर कह लीजिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये मानकर चलेंगे ये लॉ होल्ड्स करते हैं अच्छी तरह से, यानी कि ये लॉ है, एग्जिस्ट करते हैं, और हम प्रूव करके दिखाएंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज 3 केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए कैसे करेंगे हम। अब देखिए अब हम क्या करेंगे आगे, अब हम ये मानकर चलेंगे कि हमारे जो ये तीनों लॉ हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन होल्ड्स करते हैं गुड, और इन तीनों से हम डिराइव कर जाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, यानी F इज इक्वल टू म्यू बाई आर स्क्वायर। मैं प्रूव कर दिखाऊंगा यहां से। तो देखिए अब इसको कैसे प्रूव करेंगे हम, ये सब लिखे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि बार बार मुझे रब ना करना पड़े इसलिए मैंने ये लिखे हुए छोड़ दिए हैं फिक्स। अब देखिए, फ्रॉम केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, या सेक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट, दैट इज h/2। ये आपको पता है सभी को, हमने 9th चैप्टर में प्रूव भी किया था कि जो सेक्टोरियल एरिया होगा, जिसे एरियल वेलोसिटी भी बोलते हैं, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और वो कितनी होगी हमारी h/2 होगी। अब अगर हमारी ये एरियल वेलोसिटी जो कांस्टेंट है, जो सेक्टोरियल एरिया है, इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या, 1/2 r स्क्वायर थीटा डॉट जो है हमारा वो कितना है, 0 है। इट मीन्स ये हुआ। अब यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं हम, इट मीन्स ये हुआ कि जो डेरिवेटिव है d/d थीटा किसका, r स्क्वायर थीटा डॉट का, वो कितना है, वो 0 है हमारा। इट मीन्स यही हुआ। तो d/d थीटा r स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू 0। सॉरी, थीटा नहीं आएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चलेंगे हम। ये अगर 0 है तो 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू 0 आया। और ये किस चीज की इक्वेशन है आप देखेंगे तो ये हमारी क्या आ गई, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो है हमारी 0 आ गई। ये किस बात को इंप्लाई करता है, इट इंप्लाइज द पार्टिकल हैज ओनली रेडियल कंपोनेंट which is possible in case of central force that or in central orbit। यानी कि ये तभी पॉसिबल होता है जब रेडियल कंपोनेंट कब आता है, जब हमारा जो फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। यानी कि हमने क्या, जो हमारा सेकंड लॉ था उससे ये बात डिराइव करके दिखाई कि हमारा जो यहाँ पर ग्रेविटेशन लॉ हम प्रूव करना चाह रहे हैं, हमने ये प्रूव करके दिखाया कि हमारा जो पार्टिकल के पास जो है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन नहीं है और सिर्फ रेडियल कंपोनेंट उसके पास है, और वो तभी पॉसिबल होता है जब हमारा जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स। तो हमने ये यहाँ पर बात प्रूव करके दिखाई है कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स कर रहा है। अब देखिए दूसरा, देखिए अब दूसरा, अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से, फ्रॉम
सेकंड फॉर्म का मैंने यूज कर लिया, फ्रॉम केपलर्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ से देखिए L बाय आर किसके इक्वल है, 1 प्लस ई कोस थीटा के, मीन्स LU 1 प्लस ई कोस थीटा के इक्वल है आपका, यानी कि L किसके इक्वल है आपका 1 बाय L 1 प्लस ई कोस थीटा के इक्वल है, सॉरी U। अब मैं यहां पर इक्वेशन का यूज करूंगा, पोलर फॉर्म वाली इक्वेशन का। तो उसके लिए देखिए du बाई डी थीटा अगर मैं निकालता हूं तो वो आपका आएगा 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा आपका e साइन थीटा बाई में l, और d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो वो आपका आएगा माइनस e कोस थीटा बाई में l। अब यूज करें रिलेशन को, d2u ओवर में डी थीटा स्क्वायर प्लस h प्लस u इज इक्वल टू f h स्क्वायर u स्क्वायर। इसे अगर हम यूज करते हैं तो देखिए यहां पर d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस ई कोस थीटा बाई में l, और ये आपका है 1 प्लस ई कोस थीटा बाई l इक्वल टू एफ एच स्क्वायर यू स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा आपका। अब अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे दोनों का एलसीएम देखिए यहीं पर करके दिखा रहा हूं मैं, एल एलसीएम आएगा और ऊपर ये आ जाएगा, ये क्वांटिटी से कैंसिल हो जाएगी। तो यहां से जो आपका आएगा एफ, जो एफ यानी 1 बाई एल जो आएगा वो एफ एच स्क्वायर यू स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। यानी कि कहने का मीन्स ये हुआ, जो आपका एफ आएगा वो कितना आएगा एच स्क्वायर यू स्क्वायर बाई में एल आएगा, यानी कि एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एल आएगा आपका, क्योंकि ये 1 बाई आर स्क्वायर के इक्वल है। ये आपका आया है एफ की वैल्यू आई है। ये हमने रिलेशन निकाला है कहां से, केपलर्स फर्स्ट लॉ से। आपने देखिए सेकंड लॉ का यूज कर लिया, फर्स्ट लॉ का यूज कर लिया, अब हम यूज कर रहे हैं थर्ड लॉ का। थर्ड लॉ का देखिए कैसे यूज करेंगे हम अब यहां पर देखिए। अब फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 2a क्यूब के, यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू 8a क्यूब विच कैन बी रिटन एज 8ka क्यूब, यानी कि टी स्क्वायर बाई ए क्यूब इज इक्वल टू 8k। 8k मीन्स कॉन्स्टेंट c। अब यहां पर देखिए आपको पता है केपलर्स लॉ ऑफ मोशन से जो टाइम पीरियड होता है वो किसके इक्वल होता है 2 पाई ए बी बाई में एच के, और इसकी स्क्वायर बाई में ए क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये फार्मूला है, आप पढ़कर आए हैं, बार बार मैं इसका यूज कर रहा हूं। अब यहां से 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये आपका बनेगा एच स्क्वायर ए क्यूब। ए क्यूब को मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर इंटू में ए, ताकि यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकूं, बी स्क्वायर बाई ए को अलग कर सकूं। इसका रीजन है, अभी आपको पता चलेगा हमने ऐसा क्यों किया। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, यानी 4 पाई स्क्वायर बाई में एच स्क्वायर, और यहां पर इंटू में एल जो है आपका किसके इक्वल आ जाएगा सी के इक्वल आ जाएगा। यानी कि जो आपकी एल है यहां से एल जो है वो कितनी आ गई सी एच स्क्वायर सी बाई में 4 पाई स्क्वायर आ जाएगी, यानी कि ये कांस्टेंट आ जाएगी। इसे कहिए हम म्यू कह देते हैं, और म्यू की बजाय भी मैं से कह देता हूं आपकी के आई है। तो यानी अगर एल के है तो यानी कि 1 बाई एल भी क्या होगा हमारा के होगा। अब ये वैल्यू मैं यहां पुट करने जा रहा हूं, देखिए यहां पर अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूं, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर स्टार, फ्रॉम इक्वेशन स्टार। जो यहां पर आप देखेंगे एफ जो था वो किसके इक्वल था आपका एच स्क्वायर आर स्क्वायर एल के इक्वल था, और 1 बाई एल किसके इक्वल आ गया आपका के इक्वल आ गया। तो इसको मैं यहां पर 1 बाई एल को जो क्या लिख सकता हूं के लिख सकता हूं, और एच स्क्वायर के को मैं क्या लिख लेता हूं म्यू बाई में आर स्क्वायर, वेयर म्यू किसको कहा है हमने एच स्क्वायर के को, विच इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ
ग्रेविटेशन। तो ये हमने डिराइव कर दिखाया कि केपलर्स थर्ड लॉ से हम डिड्यूस कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, यानी कि ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इक्विवेलेंट है। ये हमें प्रूव करना था, इस आर्टिकल में हमने ये प्रूव करके दिखाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इसके अंदर, और वैसे भी इंटरेस्टिंग भी है। अगर एग्जाम में नहीं भी आता, लेकिन एग्जाम में फिर भी ये आ जाता है, तो आपको ये अच्छे से करना है।